हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए आज चैप्टर नंबर हम स्टार्ट करते हैं। 6 चैप्टर जिसका नाम है स्टाफिंग, क्लास 12। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं कहूँ तो प्लानिंग के बाद स्टाफिंग। ये दो इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। पूरी आपकी जो फर्स्ट बुक है वो बेसिकली इन चैप्टर पे ही बेस्ड है। सबसे ज़्यादा हम बात कर लेंथी चैप्टर्स भी हैं और जो कंटेंट है इसके अंदर वाला जो टॉपिक्स हैं कवर करने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टाफिंग से। ठीक है जी, स्टाफिंग का अगर हम सिंपल सी बात करें, स्टाफ होता क्या लोग। अगर मान लो मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी में कौन से लोग होने चाहिए। अगर आप मान लो आप कंपनी खोलते हो और आप कंपनी में लोगों को अपॉइंट करते हो कि आइए हमारी जॉब निकली, आप हमारे पास काम करें। अकाउंटेंट चाहिए, एचआर मैनेजर चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, पानी वाला चाहिए, कोई भी चाहिए। अल्टीमेटली जो ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे लिए वो सब बनने चाहिए। तो आप कौन से बंदे रहोगे, जो क्वालिफाइड होंगे, अनक्वालिफाइड होंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे, नॉन इंटेलिजेंट होंगे। तो उसी तरह से एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट, ऐसे लोग जो हमेशा तत्पर रहते हैं काम करने के लिए, मेहनती होंगे, उन्हीं बंदों को रखेंगे। तो स्टाफिंग का मतलब है स्टाफ से। स्टाफिंग का मतलब है इन शॉर्ट पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एक सही बंदे को सही जगह पे प्लेस करना, उसे हम कहते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर हम बात करें, एक होता है एचआर डिपार्टमेंट, जो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अगर एचआर जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कितने बंदे चाहिए और किस किस टाइप के चाहिए। ठीक है, 15 बंदे चाहिए, ठीक है, 15 बंदे आइडेंटिफाई कर लो। कंपनी के ना 15 बंदे चाहिए तो उसमें 2 अकाउंटेंट चाहिए, एक सीए चाहिए, एक लॉयर चाहिए, 10 बंदे ऐसे चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कितने बंदे चाहिए और किस किस टाइप के चाहिए, और फिर क्या करते हैं हम उन बंदों को बुलाते हैं कि आप हमारे पास कंपनी में आइए और काम करें। जो भी बंदा टैलेंटेड होगा उसकी स्किल के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको जॉब पे रख लेंगे और उसको जॉब बताएंगे तुम्हारा काम ये है कि आपको ये काम करना है। ठीक है जी। और हम बात करें तो सिंपल सी शॉर्ट सी बात है, पुटिंग द राइट पर्सन। अगर आपने एक सही बंदे को, एक सही इंसान को सही जगह पर प्लेस करा तो वो अच्छा काम करेगा। जैसे एक बंदे ने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कोर्स कर रखा है, एमबीए कर रखा है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, उसको अगर आप अकाउंटिंग वाला काम दे दोगे या मान लो ऑपरेशन में कोई और काम दे दोगे तो वो अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे पाएगा, क्योंकि जो उसने सीखा है, जो नॉलेज ली है, उसको मार्केटिंग फील्ड के बारे में नॉलेज है। तो अगर वो वही काम करेगा तो वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के माइंड से हमें बहुत एनालाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि क्या कौन सा बंदा कौन सा काम कर सकता है। हमारे साथ भी ऐसे होते हैं, जैसे हमारा करियर है। ठीक है जी, अगर हम बात करें मान लो 12th के बाद कुछ और कोर्स करना, पहले तो मैंने कर लिया कुछ और, जैसे आप लोगों को एचएम करना है पर आपने एचएम नहीं करा, आपने क्या करा, सीए कर लिया। तो सिंपल सी बात है, आपका इंटरेस्ट क्या था, एचएम था। तो अगर आप एचएम करते तो आप लाइफ में सक्सेसफुल ज़्यादा होते हैं। तो वही है कि हमें हर चीज़ को एनालाइज करना पड़ता है और देखना पड़ता है। अगर आपके पेरेंट्स आपको सही जगह प्लेस करेंगे या सही कोर्स कराएंगे तो आप अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दोगे और आप लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे एज कम्पेयर टू बाकी कोर्सेज। तो स्टाफिंग का मतलब है पुटिंग द पीपल, एक सही बंदे को जॉब पे जॉब देना बंदे को, पीपल टू जॉब, एंड फाइंडिंग द राइट पर्सन। सबसे पहली बात है फाइंड करना। और स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं जो भी सबसे टैलेंटेड, जो भी सबसे बेस्ट और कह सकते हैं सुटेबल कैंडिडेट होगा मेरे लिए, मैं उसी बंदे को क्या करूंगा, जॉब दूंगा और उसको ही क्या करूंगा, जॉब पे रखूंगा। तो इट मींस फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एक सही बंदे को सही जॉब देना, उसे हम कहते हैं स्टाफिंग। ठीक है जी, आइए करते हैं स्टाफिंग का मतलब क्या है। स्टाफिंग का मैनेजर फंक्शन, स्टाफिंग एक मैनेज करने वाला फंक्शन है, जहाँ पे हमें मैनेजमेंट करना है। ठीक है, किसका, लोगों का, कि कितने बंदे चाहिए, कहाँ पे चाहिए, कहाँ पे ओवर स्टाफ है, कहाँ पे किसी बंदे की कमी है, तो उस बंदे को वहाँ से क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, प्रमोशन कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो हम इसी तरह से क्या करते हैं, लोगों को मैनेज करते हैं। तो दिस इज नोन एज ए मैनेजरियल फंक्शन। ठीक है, जहाँ पे की फाइंडिंग, हम क्या करेंगे, की फिलिंग, हम देखते रहेंगे कि कोई भी जगह खाली है, वैकेंट है, फिल कर देंगे, फिर इस बंदे को लगा देंगे, फिर वहाँ पे काम हो चुका तो दूसरी जगह भेज देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में देखते रहेंगे कि कौन सी जगह वैकेंट पड़ी है, कौन सी चीज खाली पड़ी है, और हम क्या करेंगे, उन बंदों को वहीं पे बार-बार क्या करेंगे, प्लेस करते रहेंगे। अगर एक बंदा हमारा प्लेस करा तो वो सही कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा, उसको बंद नहीं आ रहा, तो उसको हम वहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा। इसका मतलब क्या है, वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, उसको वहाँ से निकालेंगे, उसको किसी और फील्ड में डालेंगे। अब वो उस फील्ड में अच्छा काम करे, उसको हम वही काम देंगे। तो कीप फिलिंग, टू कीप फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो भी मॉडिफिकेशंस होगी हमें क्या करना है, उसको लगातार क्या करना है, बार-बार क्या करना है, फिल करना है, चेंजेस करने हैं, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही रहे और हमारा ऑब्जेक्टिव जो भी हमने टारगेट सेट करा है एज पर द प्लान वो हमारा अचीव हो सके। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में नॉन, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। इन्होंने डेफिनेशन दी है मैनेजर फंक्शन ऑफ स्टाफिंग का। अगर हम बात करें तो एक मैनेजर फंक्शन है जहाँ पे मैनेजर इन्वॉल्व होगा, अब मैनेज करेगा सारे काम को, लोगों को मैनेज करेगा।
एंड मेकिंग। और हम बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनेगा कि पहले ये है, फिर ये है, कि ये नीचे नीचे। तो हम क्या करें, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, क्यों फॉर्म करेगा, एंड अ प्रॉपर इफेक्टिव सिलेक्शन। और जो भी अगर हम बात करें, जो भी लोग आएंगे, जो भी रिक्रूट करके आएंगे, जो भी बंदों को रख रहा है जॉब पे या जॉब पे फिर रहा है, तो वो प्रॉपर हो, बिल्कुल प्रॉपर हो तरीके से हो और इफेक्टिव हो। मतलब ऐसा बंदा ना हो जिसको मतलब रख लिया पहले कि उससे इफेक्टिव काम नहीं हो पा रहा है या अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पा रहा, तो उससे इफेक्टिव काम करेंगे, इफेक्टिव सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन में क्या है, एक होता है रिक्रूटमेंट, एक होता है सिलेक्शन। बेटा रिक्रूटमेंट का मतलब होता है पॉजिटिव रिस्पांस एंड सिलेक्शन इज नेगेटिव। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, मान लो XYZ कंपनी है, ठीक है, जैसे मान लो सिंपल सी बात होती है दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में मान लो 1500, ठीक है, 1500 लोग हैं, ठीक है, इन कांस्टेबल्स की मतलब कांस्टेबल की वैकेंसी निकली 1500 की। इसका मतलब क्या है, मान लो 1500 की वैकेंसी निकली तो मान लो 5 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो 5 लाख लोगों ने क्या करना, फॉर्म भर दिया, तो 5 लाख का मतलब क्या है, काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट होता है पॉजिटिव। जितने भी लोगों ने आमंत्रण करना इनवाइट किया, सरकार ने लोगों ने मतलब जो भी जॉब निकालेगा वो इनवाइट करेगा जनरल पब्लिक को कि ठीक है आप जॉब के लिए अगर आपको जाना है तो आप आ सकते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसका सिलेक्शन देगा, ठीक है, पेपर कराएगा, फिजिकल एजुकेशन कराएगा, फिजिकल पेपर कराएगा, उसके बाद जो बच्चे पास होंगे उनको रखेगा। तो दिस इज काइंड ऑफ सिलेक्शन। मतलब हम बात करें तो 5 लाख लोग थे जिससे 1500 बच्चे सिलेक्ट हो गए, तो बाकी क्या हो गए, ऑब्वियसली बात है बाकी तो रिजेक्ट हो गए, बाकी तो फेल हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली बात का नंबर तो आएगा नहीं, क्योंकि सबको जॉब मिलेगी नहीं। तो जो बंदे सिलेक्ट होंगे वो कहते हैं सिलेक्शन। तो हमें जो भी सिलेक्शन करना है, इसलिए जो रिक्रूटमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है और सिलेक्शन का अगर नेगेटिव होता है, ये क्वेश्चन आता है जो आगे पड़ेगी। तो जो भी सिलेक्शन करेंगे बिल्कुल क्या फैक्टर करेंगे एंड प्रेशर, अगर तो बंदा अच्छा काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसको इंसेंटिव देंगे, उसको बोनस देंगे, कमीशन देंगे, उसका प्रमोशन करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है, वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसने 2-3 केसेस सॉल्व कर दिए, या उसने क्या करा, अपनी जान की परवाह ना करके कहीं 2 आतंकियों को मार दिया, कहीं किसी एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को पकड़ लिया, किसी 2 डाकुओं को मार दिया, चोरों को पकड़ लिया किसी तरह से, ठीक है। तो अगर उसने अच्छा काम किया, उसको प्रमोशन मिला, तो ऐसे होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, जो उसका अचीवमेंट है, तो हमें देखना चाहिए, ठीक है। एंड डेवलपमेंट, तो हमें क्या करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, मतलब हमें उस जो भी बंदा है ऑर्गेनाइजेशन में अगर आएगा, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए उसको कांस्टेबल की वैकेंसी या IAS ऑफिसर की सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, उनको आर्म्स की, जैसे CBI इंस्पेक्टर बनोगे आप लोग इन फ्यूचर में अगर जाओगे SSC के थ्रू, तो वहाँ पे भी होता है कि अगर आप CBI इंस्पेक्टर बन गए हो तो आपको आर्म्स बंदूक चलानी आनी चाहिए, क्योंकि जब पार्ट होगा आप इंस्पेक्टर हो, कोई भी तरह की एक्टिविटी हो सकती है, आपको इस लायक हो कि आप बंदूक चला सको, आपको ट्रेनिंग होती है, ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग होगी आपकी, ठीक है, हर तरह की ट्रेनिंग होती है। तो उसका डेवलपमेंट मतलब स्टार्टिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बंदे को पॉइंट कर दिया, नहीं, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट, उसका विकास भी करने को ट्रेनिंग सेशन देंगे, उसको मोटिवेशन सेशन देंगे, उससे कोई सारे काम करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, थ्योरेटिकल काम करवाएंगे, ताकि उसकी जो स्किल है वो ऑटोमेटिक बढ़ सके। एंड द पर्सनल इज द रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में जो भी हमारा डिजाइन है उसको हम क्या करें, फिल कर सकें, जो भी वैकेंट खाली पड़ी जगह उसको हम फिल कर सकें, ताकि वो हमारे लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकें, ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंस। अगर हम बात करें स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस के लिए, स्टाफिंग क्यों जरूरी है, ऑब्वियसली बात है, पहला पॉइंट है फिलिंग द रोल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट पर्सन्स। अगर हम बात करें व्हाट इज कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब जो बंदा हमेशा कम्पीट करता है, मतलब आपस में लड़ेगा, फाइट करेगा, ठीक है। हमें ऐसा बंदा चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए, ठीक है, जो कॉम्पिटेंट हो, मतलब हमेशा क्या हो, चैलेंजेबल काम करे, एक्सेप्टेबल काम करे। ये नहीं कि इस तरह का बंदा हो जिससे काम नहीं होना, ठीक है, कोई काम नहीं हो बंदे पहले पास ये रुके कि नहीं सर मेरे से नहीं हो पाएगा, तो हमें कॉम्पिटेंट पर्सन बनाना है, ठीक है। तो जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग प्रोसेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, कॉम्पिटेंट, हमें कौन सा बनना चाहिए कि रोल ऑफ फिलिंग, मतलब हम उसी बंदे को रखेंगे जो भी 5 लाख लोग में से 1500 कांस्टेबल रखेंगे, तो 1500 कांस्टेबल वो होंगे जो मतलब चुन के निकालेंगे, मतलब कह सकते हैं हीरे होंगे वो, ठीक है। तो इन शॉर्ट वे हम बात करें तो कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब वही है कि हम जो भी स्टाफ रखेंगे, जो भी हमने बंदे को बुलाया है, रिक्रूट करा है, तो वो क्या हो, हमेशा कॉम्पिटेंट हो। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस ये होता है कि हमें क्या करना है, फिल करनी है, कि जो भी हम लोग बंदे रख रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, उन जॉब को फिल करनी है और कॉम्पिटेंट पर्सन को हमें रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हायर परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली बात है, विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस आप करोगे, उनको डेवलपमेंट करोगे, उनको एग्जामिन करोगे, उनको ट्रेनिंग सेशन दोगे, उनको मोटिवेशन सेशन दोगे, तो उनकी परफॉर्मेंस का भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी, ठीक है। हायर परफॉर्मेंस कंटिन्यूस सर्वाइवल ऑफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली टैलेंटेड, अगर हम मान लो एम्प्लॉइज हैं आपके पास, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म पर सर्वाइव रहेगी। अगर मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदे हैं जो काम कर रहे हैं लेजी हैं, वो ढीले हैं, काम नहीं कर रहे हैं, या मान लो ढीठ है वो, ठीक है जी, तो या मान लो करप्शन इन्वॉल्व है, आपस में एक दूसरे के सीक्रेट यूज कर रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कभी काम नहीं कर पाएगी। तो हमेशा हमें ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बनना चाहिए, ईमानदार चाहिए, जो अपनी ईमानदारी से काम करें।
उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। ये कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर स्किल, एक बंदे के टैलेंट, एक बंदे के स्किल, एक बंदे के एक्सपीरियंस के साथ हम क्या करेंगे उसको काम लेंगे। जब वो बंदा अपने फील्ड में अपनी स्किल की पढ़ेंगे, अपने एबिलिटी की पढ़ेंगे, जब उस काम को परफॉर्म करेगा तो वो अपने संसाधनों को बेटर यूज करेगा, उसको वेस्ट नहीं करेगा, उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो हम एक शॉप पे जाते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे मुड़ते जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहाँ पे हर कोई बंदा अपने स्किल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है, जो कुकिंग वाले बंदे हैं वो कुकिंग वाले इन्वॉल्व है, वो अंदर काम कर रहे हैं। अगर कोई दूसरे बाहर के स्टाफ को बंदों को कुकिंग में भेजोगे तो काम नहीं हो पाएगा, डिले हो जाएगा, ऑर्डर सही प्लेस नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके बाद एम्प्लॉइज इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन मॉडल। ये कह रहा था ये हेल्प ऑफ दिस, ठीक है, स्टार्टिंग प्रोसेस से हम एम्प्लॉई का जो मोरल लेवल बढ़ता है, क्योंकि एक नेशन लेवल में अच्छा काम कर रहा है बंदा, ठीक है, तो उसको जॉब सिक्योरिटी होती है कि अच्छा मैं अच्छा काम करूँगा तो इनको निकालना नहीं जाएगा। जैसे सरकारी नौकरी होती है, लोग ले लेते हैं, ठीक है, नौकरी की मेरे को, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी है कि अगर मेरी एज बढ़ भी जाएगी 60 से 70 साल तक वो निकाला जाएगा। नहीं तो प्राइवेट जॉब में कहीं भी आपकी जॉब छूट सकती है, आपको निकाला जा सकता है। ठीक है, कोई बंदा बीच में फंस जाए तो भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है जी, तो ये कि इससे क्या होता है विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है, जब हम एम्प्लॉई को सैलरी देंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, उसका उनको लेवल जो है उसका मोरल लेवल बढ़ेगा और वो हाई लेवल नीड से ले जाएगा, अपना और अच्छा काम करेगा, अपनी स्किल को बढ़ाएगा। ठीक है, ताकि वो अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सके। तो ये थे हमारे टॉपिक, जो मैंने भी आपको टॉपिक का बताया, उसमें मैंने आपको पढ़ाया स्टाफिंग की डेफिनेशन। ठीक है, और उसके पढ़ाया इंपॉर्टेंस। अभी एक बार दोबारा से इनके इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ में आए कि इसमें था क्या टॉपिक। ठीक है, जल्दी से आप एक बार उसको लिख लीजिए, फिर आप आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। फाइल स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट। देखिए पहला पॉइंट है फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सन। अगर हम बात करें, मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं या किसी बंदे को बुला रहे हैं, जॉब पर रखना चाहते हैं, तो आपके पास टारगेट ये होगा कि आपके पास जो बंदा आ रहा है सेलेक्ट करके वो कॉम्पिटेंट हो, मतलब अच्छा हो, पढ़ाई लिखाई के अंदर चैलेंजेबल हो, कोई भी उसको काम दिया जाए वो हो, और वो जितने एम्प्लॉइज हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कम्पीट कर सके और अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सके। ठीक है जी, तो ये स्टाफिंग फंक्शन रिक्वायर्ड टू फिल द जॉब पोजीशन। हम बात करें स्टाफिंग फंक्शन में होता क्या है, व्हिच इन्वॉल्व ओनली रिक्वायर्स, क्या होता है रिक्वायरमेंट, ओनली फिलिंग, क्या फिलिंग करना, वेरियस जॉब पोजीशन की, जो भी क्रिएशन में जो भी वेरियस जॉब है, वेरियस जॉब का मतलब है नीचे से ऊपर तक जो भी वैकेंसी खाली है उस जॉब को फिल करना है पहली बार। और जो फिल करने का बंदा है वो ऐसा नहीं होगा, जो भी लगता है कि जो सबसे अच्छा है, कॉम्पिटेंट है, जो उस जॉब के लिए सबसे फिट है, हम उस बंदे को रखेंगे। ठीक है जी, and no use of job position until the acquired the competent employees। ये कह रहा है अगर मान लो कि हमने एक जॉब है, ठीक है जी, हमने जॉब पे फिल कर दिया, एक बंदे को अपॉइंट कर दिया, पर अब वो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब चैलेंजेबल नहीं है, कोई काम नहीं कर पा रहा, उसको बड़ी दिक्कत हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऐसी, और तो उस जॉब को फिल करना है वो ऑब्जेक्टिव नहीं था, मतलब कोई था नहीं, मतलब दिस काइंड ऑफ वेस्टेज। तो वही है कि हम चाहते हैं कि एम्प्लॉई को रखें तो वो ऐसा बंदा जो कॉम्पिटेंट हो, जो हाईली क्वालिफाइड हो, अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देता है। तो देयर इज नो यूज ऑफ ऑब्जेक्शन अनलेस द ऑक्युपाइड द कॉम्पिटेंट पर्सन। इट हेल्प, मतलब क्या, स्टार्टिंग हेल्प टू डिस्कवर द ऑब्टेनिंग प्लानिंग। जब हम बात करें स्टार्टिंग क्या करता है, हेल्प करता है हमें डिस्कवर खोजने में, हेल्प करता है इसको कॉम्पिटेंट पर्सन को खोजने में। ठीक है, ताकि हम उस कॉम्पिटेंट पर्सन को कर सकें एंड द पर्सन फॉर द वीजा, और जो भी हमारी पोजीशन में जो वेरियस जॉब्स हैं हम क्या करें उस जॉब को, उस पोजीशन को अपने फिल कर सकें। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज होंगे उनको रखेंगे, कौन से रखेंगे, सिर्फ ओनली कॉम्पिटेंट, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाईली क्वालिफाइड, चैलेंजेबल, ठीक है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वहाँ है, जो बहुत विजनरी है, जिनके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, हम उन्हीं बंदों को जॉब पे रखेंगे। हम ऐसे बंदों को नहीं रखेंगे जिनके ऊपर हमारा लेवल वर्क क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हायर परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग में बस एक चीज़ की मेजॉरिटी देखा जाता है, क्या देखा जाता है, मेन फोकस इज टू द हायर परफॉर्मेंस की, जो हम कोई भी राइट बंदे को हम पुट कर रहे हैं राइट जॉब पे, उस जगह पे, खाली जगह पे, तो उसकी परफॉर्मेंस की अच्छी हो, मतलब अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे, अच्छा काम करे, कम से कम सैलरी में ज़्यादा सारा काम करे, ताकि हमारे, मतलब कह सकते हैं फ्रूट, वो हमारे लिए ऐसा हो जो फ्रूटफुल हो। ठीक है, जो हमें आगे जाके अर्निंग दे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। ये कहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग प्लस। स्टाफिंग प्लस में दो चीज़ होती है, एक तो आइडेंटिफाई करना कितने बंदे चाहिए और किस किस टाइप के चाहिए। तो कह रहे हैं हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक तो जहाँ पर भी ओवर स्टाफ होगा, अंडर स्टाफ होगा, हम क्या करेंगे, जहाँ पे ओवर स्टाफ होगा उनको बंदों को बुला लेंगे, उनको क्या करेंगे वहाँ पे प्लेस कर देंगे जहाँ पे जगह खाली है। ठीक है, तो वही है कि अगर लगता है वो काम कर सकता है तो हम वही काम करवाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें, हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, हम उन लोगों को, अगर मतलब कहीं पे ओवर स्टाफिंग हो रहा है तो हम वहाँ पे दो बंदे खाली बैठे हुए
इससे क्या हुआ कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो वेस्ट हो रहे थे, जो बैठे थे बंदे, वो वेस्ट ना होकर क्या करेंगे, अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देंगे और हम उसको क्या करेंगे, बेटर यूटिलाइज करेंगे। तो with the help of proper staffing function in the organization which acquire the required, ठीक है, with the help of this हम acquire कर सकते हैं, ठीक है, क्या ले सकते हैं, क्वांटिटी, ठीक, कितने बंदे चाहिए और किस किस टाइप के चाहिए, किस किस क्वालिटी के चाहिए, हम उसी तरह के बंदे with the help of staffing process से कर सकते हैं। यदि स्टाफिंग में सबसे पहले यही होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा बंदा चाहिए और कितने बंदे चाहिए, किस किस टाइप के चाहिए, वो सब कुछ। फिर कह रहे हैं स्टाफिंग प्रोसेस इज टू फैसिलिटेट द ऑप्टिमम, ये कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टाफिंग जो प्रोसेस होता है उसका ऑब्जेक्टिव एक होता है, क्या होता है, वो होता है यूटिलाइजेशन की, और ह्यूमन रिसोर्स क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है कि जो भी बंदा हमारे पास काम कर रहा है वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे एंड विच अवॉइड, उससे क्या हो कि ऑब्वियसली बात है ओवर स्टाफिंग अंडर स्टाफिंग को अवॉइड करेंगे, ठीक है। जहाँ पे लगता है बंदे मतलब जितने बंदे का रिक्वायरमेंट है हम उतने ही बंदे रखेंगे, ज़्यादा बंदे अपॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो लॉकडाउन चला, काम धंधे बंद हो गए, तो जिनके एम्प्लॉइज़ थे उनको क्या करा, एम्प्लॉइज़ को भेज दिया कि ठीक है सर आप घर चल जाइए या वर्क फ्रॉम होम करेंगे, क्योंकि ये बंदा का स्टाफ में ऑफिस में रहेगा, उसके खर्चे भी हैं, सैलरी भी सबको देना पड़ेगा, तो उन्हें वर्क फ्रॉम होम कर दिया कि आधे बंदे वर्क फ्रॉम होम करो और आपको आधी सैलरी मिलेगी, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन भी होकर अपना अच्छा काम कर पाएगी। तो विद दी हेल्प ऑफ दिस स्टाफिंग प्रोसेस हम देखते हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बंदे हैं वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दें, अच्छा काम करें और वो जो है रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमाइज हो, वेस्ट ना हो और किसी तरह से वो वेस्टेज ना करें अपने एफर्ट्स को या अपने टाइम को, ठीक है जी। तो ये हमारा 3 पॉइंट जल्दी से लिखिए, बाकी के जो 2 पॉइंट्स हम स्टार्ट करते हैं, देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं बाकी पॉइंट्स, देखिए। पॉइंट नंबर ये हमारा 4th पॉइंट है, ये 5th पॉइंट है, कंटिन्यूअस सर्वाइवल ग्रोथ। एक ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करते हैं ग्रो होती है या उसकी सक्सेस होगी, वो डिपेंड करती है एम्प्लॉइज के ऊपर। जैसे एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस, मुकेश अंबानी, क्या मुकेश अंबानी काम करते हैं? नहीं काम करते हैं, मतलब वो तो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स करेंगे, ऑफिस में बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, सिंपली प्रोजेक्ट्स कंपनी से मिल रहा। पर लेकिन जो उनकी सक्सेस है, आज जो उस मुकाम पर पहुँचे हैं, उनमें एम्प्लॉइज़ का बहुत ज़्यादा होता है। जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं, जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, जो अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन देके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दे रहे हैं, तो अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस सर्वाइव, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें अच्छे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, टैलेंटेड हैं, बेस्ट जो चुने हुए बंदे हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ग्रो करेगी और आपका नाम होगा, सम्मान होगा, सब कुछ होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो विद द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय के एफर्ट से ही ग्रो होती है। अगर एम्प्लॉय अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देंगे, अपना एफर्ट देंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइज रिसोर्सेज करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है जी। एंड ये पॉइंटिंग ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है, क्या पॉइंट करती है, कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट एम्प्लॉइज को रखेगी, जब मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सके, जो कम से कम मतलब दिमाग ज़्यादा कम लगाना पड़े, वो अपने इतने क्वालिफाइड हो कि अपने हिसाब से कर सकें। स्टाफिंग इंश्योर द कंटिन्यूटी, कहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग तो हम कंटिन्यूस सर्वाइव कर सकते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो भी कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, मार्केट लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हैं। कॉम्पिटेंट एफिशिएंट वर्कर्स आर हेल्प टू हेल्प इनोवेशन फॉर द सच फंक्शन सक्सेसफुली, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एनवायरनमेंट को चेंज होगा, अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड टैलेंटेड हैं, तो अपने आप को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, एनवायरनमेंट की चीज़ की अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई कर लेंगे, चेंजेस कर लेंगे। अगर मान लो आपके पास जो एम्प्लॉइज़ हैं थोड़े से मतलब शाई हैं या अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है, तो क्या करेंगे, वो हमेशा आप पे डिपेंड रहेंगे, जैसा आप कहोगे वो वैसे ही करेंगे, तो उनको उसमें भी दिक्कत होगी कि हम वो काम करें या ना करें, ठीक है जी। तो वही है कि कंटिन्यूस सर्वाइवल के लिए, कंटिन्यूस ग्रो के लिए आपको ऐसे बनने चाहिए जो हाईली कॉम्पिटेंट हो इन जॉब। आगे बढ़ते हैं, इम्प्रूव द जॉब और सेटिस्फेक्शन, ये कहना है अगर हम बात करें एम्प्लॉइज़ को, अगर हम कोई काम करते हैं, जो भी असाइनमेंट दिया गया, कोई काम दिया गया, अगर उस टारगेट को अचीव करेंगे तो उनको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, अच्छा पैसा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, प्रोडक्शन लिंक विद द वेजेस लिंक विद द प्रोडक्टिविटी, जितना अच्छा काम करेंगे उनको वेजेस, कमीशन, बोनस जो भी इनका बनता है शेयर मिलना चाहिए। जब अगर मान लो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी इंसेंटिव बनता है अगर वो देगा, टाइमली पे करेगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन लेवल बढ़ेगा, वो अपना अच्छा काम करेगा, वो अपने लिए एफर्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जितना प्रोडक्शन होगा मेरे को उतना ही क्या होगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, मुझे उतना ही मतलब बेनिफिट होगा। तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय का जो मोरल लेवल है वो बढ़ेगा और एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, वो अपने हिसाब से अपनी हाई नीड्स, मैक्सिमम हरारची नीड्स जो भी है उसकी वो सारी पूरी करेगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे, मैक्सिमम की हरारची नीड्स कैसे कैसे बंदा अपने आप को मोटिवेट कर सकता है और मोटिवेट होकर ही क्या करता है, काम करता है।
तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो इसमें हम कवर करेंगे। तो ये था हमारा जो फिफ्थ पॉइंट, इम्प्रूव जॉब ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, और उससे पहले था हमारा कंटिन्यूस रैपिड ग्रोथ। ये हमारा इम्पोर्टेंस जो है खत्म हो चुका है स्टार्टिंग का, ठीक है। आइए इसको जल्दी से देखिए, फिर हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए जल्दी से इसको। आइए स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टाफिंग प्रोसेस। अगर देखा जाए तो एग्जामिनर के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो उसको कवर करता है, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ स्टाफिंग प्रोसेस में टोटल कितने स्टेप्स हैं, ये आपके सामने लिखे हुए स्टेप्स। इस स्टाफिंग प्रोसेस जब हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। पहला है एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसके बाद है रिक्रूटमेंट, देन नेक्स्ट इज सिलेक्शन, उसके बाद है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, मेरिटेटिंग जिसे हम कहते हैं, परफॉर्मेंस की बंदे की परफॉर्मेंस कैसे काम कर रहे हैं, उसके बाद है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, एंड लास्ट इज कंपनसेशन। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फर्स्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेट का होता है अनुमान लगाना, क्या चीज मैन पावर की कितने बंदे की रिक्वायरमेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तीसरा फर्स्ट स्टेप, अगर हम बात करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस में, स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वही यही है, एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट। आपको एस्टिमेट करना है कि कितने मैन पावर, कितने लोगों की आपको रिक्वायरमेंट है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मैन पावर प्लानिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। ये इसके नाम है, इसके आपके एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इट इज आल्सो नोन एज मैन पावर प्लानिंग एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। इट इज कंसर्न, इसका मेन ऑब्जेक्टिव करना है, इसका मेन इंडिकेशन, इट इज कंसर्न विद फोरकास्टिंग एंड डिटरमाइनिंग। फोरकास्टिंग का होता है देखना कि कितने बंदे की रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर के रिगार्डिंग कि कोई काम करूंगा तो मुझे कितने बंदे की रिक्वायरमेंट लगेगी, कितने मेरे को बंदे चाहिए ताकि मेरा काम हो जाए, किस किस टाइप के वर्कर्स चाहिए, कौन कौन सा बंदा चाहिए, कौन सा बंदा सबसे प्रेफरेबल है, किस बंदे को ऑपरेशन में कौन सी काम कराऊंगा, कौन सी जॉब दूंगा, ये सब इसी के अंदर रहेगा। एंड डिटरमाइन, डिटरमाइन का नाम है कितने लोग चाहिए, नंबर एंड टाइप ऑफ स्टाफ। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करने के लिए, फ्यूचर में काम करने के लिए, प्रेजेंट में अभी वो हम देख रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में किस किस टाइप के कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, वो हम इसी से एस्टिमेट करते हैं। किससे एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट। टाइप का मतलब है, अगर हम बात करें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन में कितने बंदे चाहिए, स्किल्ड वाइज कितने चाहिए, एक्सपीरियंस बंदे कितने चाहिए, कितने नॉन एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, कौन से ऑर्डिनरी पर्सन चाहिए, कौन से स्पेशलाइज्ड बंदे चाहिए, उस हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे। मैन पावर रिक्वायरमेंट, मैन पावर रिक्वायरमेंट इन ऑपरेशन का मतलब होता है कि एस्टिमेटिंग, कीपिंग द माइंड ऑफ, मतलब हम कोई भी अगर काम करेंगे तो माइंड, अभी हम देखेंगे रियल मतलब जो रियल एक्टिविटीज़ है, जो हमारी एक्टिविटीज चल रही है, उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि कितने हमारे पास बंदे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर मुझे कितने बंदे रिक्वायरमेंट होगी। अगर ज़्यादा बंदे की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा काम है, तो मैं और बंदे अपॉइंट कर लूँगा और ले आऊँगा, या बंदों का रेफरेंस बोल दूँ कि मेरे को बंदे चाहिए। अगर लगता है कि कुछ बंदे कम हैं चाहिए या कम काम है, तो मैं क्या करूँगा, जो बाकी बंदे हैं जो हम कह सकते हैं थोड़ा कम काम कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, वो क्या करेंगे, छुट्टी दे देंगे कि आप 1 या 2 महीने बाद आइए, 3 महीने बाद आइए, या तो हम किसी और काम में इन्वॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल दिनों में जो शादी होती है, तो शादी में बैंड होता है, 5 बैंड वाला भी होता है, 11 वाला भी होता है, 20 वाला भी होता है, 21 वाला भी होता है। वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कितने बंदे वाला चाहिए, 20 वाला चाहिए 20 वाला मिलेगा, 15 वाला चाहिए 15 वाला मिलेगा, सब चीज़ों को मिलेगी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वन आता है असेसिंग द टाइप ऑफ मैन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या करते हैं, असेसिंग हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, देखते हैं कि जब हम अपॉइंट करेंगे, बंदा को अपॉइंट करेंगे या रोवर रखेंगे, जब एस्टिमेशन करेंगे कितने बंदे चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो हमें कई सारी पॉलिसी चाहिए होती है। हम देखते हैं कंसिडरेशन करके, जैसे अपॉइंटमेंट्स की वुमेन्स को रखना है ना, अगर वुमेन्स को रखना है तो कितनी वुमेन्स होनी चाहिए ताकि उनको भी अपलिफ्ट करें, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वुमेन्स को जॉब देना। उसके बाद है अगर बैकवर्ड रीजन के कुछ लोग हैं, अगर उनको जॉब रखना है तो उसमें भी अगर स्किल्ड बंदे हैं तो उनको भी रखना ताकि उसको भी अपलिफ्ट कर सकें। उसके बाद माइनॉरिटीज क्लास के SC ST OBC वाले जो भी हैं, अगर उसमें से अगर मतलब सिख माइनॉरिटीज वाले, मुस्लिम माइनॉरिटीज वाले, अगर उस टाइप की कोई रिक्वायरमेंट है तो हम उसको भी रखेंगे ताकि हम असमानताएं दूर कर सकें। हमारे इकोनॉमी के अंदर जो सोशल इक्वालिटीज़ हैं उसको दूर करने के लिए हम इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, लाइज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एस्टिमेट मैन पावर रिक्वायरमेंट में, हम 2 तरह की हम बात करें मैन पावर एनालिसिस करते हैं। एक होता है वर्क लोड एनालिसिस, वर्क लोड एनालिसिस,
एक होगा आपका वर्क फोर्स एनालिसिस, ठीक है जी। तो ये 2 पॉइंट्स को हम कवर करते हैं। ये 2 पॉइंट्स मैं आपको भी समझाता हूँ पूरा विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। जल्दी से पहले आप ये पूरा फ्लो चार्ट बना लीजिए, उसके बाद हम लोग वर्क फोर्स एनालिसिस पे जाएंगे और वर्क फोर्स एनालिसिस पे वर्कलोड और वर्क फोर्स, ठीक है जी। जल्दी से आप इसको लिखिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अगर हम पहले बात करें, पहला है वर्कलोड। पहली बात जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि हमारे पास कितना वर्कलोड है, कितना कितना काम है, उस काम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं देखते हैं। पहले हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 25 काम है, 30 काम है, 40 काम है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने का चाहिए, सबसे पहले मैं एनालाइज ये करूँगा। इट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, कि कितने लोगों के कितने टाइप, किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है, कितने बंदे चाहिए, ताकि हम जो भी वेरियस पोजीशंस हैं, जो भी हमारा मेरिग्रेशन में जो भी जॉब्स हैं, वेरियस जॉब्स हैं, उसके हिसाब से मैं एस्टिमेट करूँगा कि मेरी 15 काम है, कि 15 में हमारा इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में टोटल 15 जॉब्स करनी पड़ेगी, तब जाके मेरा काम हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं वर्कलोड एनालाइज करना पड़ता है कि मेरे पास वर्कलोड कितना है, मेरे पास कितना प्रेशर है, काम का प्रेशर कितना है, एंड ताकि मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन बोल के वो अचीव करूँ। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने बारे में पता होना चाहिए हमारा कितना काम है, जितना बड़ा काम का उतना इसमें वर्क ज़्यादा होंगे, उतनी इसमें जॉब्स ज़्यादा होंगी। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क फोर्स एनालिसिस, ठीक है। वर्क फोर्स का लोगों का इन्वॉल्वमेंट, कि जब हम कोई काम करते हैं तो देखते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी कितने बंदे हैं, ठीक है। जो बंदे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कहीं ओवर स्टाफिंग तो नहीं है, कहीं अंडर स्टाफिंग तो नहीं है, या लगता है कि ओवर स्टाफिंग तो वहाँ से क्या करें, कुछ बंदों को बुला लेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दूसरी जगह से शिफ्ट कर देंगे, प्रमोशन कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, इस हिसाब से। तो इट एस्टिमेट, ये भी एस्टिमेट करता है क्या होता है, नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वेदर इन ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर स्टाफ या ओवर स्टाफ। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवर स्टाफ है या अंडर स्टाफ है। तो वर्क फोर्स अगर हम बात करें, वर्क फोर्स को होता है कि टोटल कितने लोग मेरे पास अवेलेबल हैं जो मेरे पास काम कर रहे हैं, वो या मुझे कितने बंदे की रिक्वायरमेंट और है। और वर्कलोड में होता है कि मेरे पास कितना बर्डन है, कितना काम है, उस हिसाब से क्या करूँगा मैं जॉब्स वाइज क्या करूँगा, आइडेंटिफाई करूँगा कि मेरे पास टोटल कितनी नंबर ऑफ जॉब्स है और मुझे उस जॉब्स को करवाने के लिए मुझे कितने कितने बंदों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। वो किसमें रहेगा, आएगा वर्क फोर्स एनालिसिस के अंदर। तो बेटा ये था आपका फर्स्ट पॉइंट जिसमें मैंने आपको कवर करा है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। ये था हमारा जो फर्स्ट पॉइंट जो कवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। जल्दी से एक इसको आप लिखिए, फिर हम स्टार्टिंग पॉइंट को पढ़ते हैं जो हमारा है रिक्रूटमेंट देन सिलेक्शन, ठीक है। जल्दी से इसको लिखिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को इनवाइट करना, लोगों को बस कहने का मतलब है हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई स्टूडेंट कर रहे हैं कि आप लोग मेरी कंपनी में जॉब के लिए जो मैंने एप्लीकेशन निकाला है उसके लिए आप अप्लाई करें। जितने ज़्यादा हमारे पास वर्कर्स होंगे उतना ही हमारे पास हम कह सकते हैं हमें सबसे बेस्ट और सुटेबल कैंडिडेट मिलेगा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही होता है कि हमें सबसे बेस्ट से बेस्ट जो भी कैंडिडेट है, जो भी मेरे को बनना चाहिए, जो भी स्टाफ में जो मेरे को रिक्रूटमेंट चाहिए, मतलब बंदे को अपॉइंट करना, वो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, हाईली क्वालिफाइड हो, हाईली एक्सीलेंट हो, विजनरी हो, हर पॉइंट से वो अच्छा होना चाहिए, फिजिकली और मेंटली हर एंड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें रिक्रूटमेंट। आफ्टर डिसाइडिंग, अगर हम बात करें मैन पावर रिक्वायरमेंट जब डिसाइड करते हैं कि हमें कितने बंदे चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप होता है रिक्रूटमेंट का। लोगों को इन्वाइट करेंगे, ठीक है, रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, स्टार्ट एंड सिलेक्शन। ऑब्वियसली मतलब सिलेक्शन से पहले रिक्रूटमेंट होगा, क्योंकि पहले लोगों को सिलेक्ट करेंगे, उससे पहले रिक्रूटमेंट में लोगों को इन्वाइट करेंगे कि आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या जॉब के लिए आप मेरे पास आ जाइए, ठीक है जी। जैसे कभी आपने देखा होगा एक फैक्ट्री क्या लगा, 2 हेल्पर चाहिए, उन्होंने एडवर्टीजमेंट लगा दी, अब लोग क्या करेंगे, इनको हेल्प नहीं करनी है, वो जाएंगे उनके पास खटखटाएंगे कि इस समय को जॉब पे चाहिए। ऐसे बहुत सारे बंदे जाएंगे, 50 बंदे 100 बंदे पर, लेकिन कारण को मतलब 5 बंदे के, तो वो क्या करेंगे, जाएंगे देखेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, उनको देखेंगे क्या एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से क्या करेंगे, उस बंदे को रख लेंगे, उनका नंबर ले लेंगे, फिर बाद में डालेंगे। प्रोसेस व्हाट डू यू मीन बाय रिक्वायरमेंट। रिक्रूटमेंट का होता है द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, मतलब एक एम्प्लॉय के पॉइंट से अगर देखते हैं, एम्प्लॉयर के पॉइंट से हर एक इसमें क्या हमें क्या करना है, सिर्फ सर्च करना है, देखना है कि सबसे बेस्ट कौन है हमारे लिए, सबसे बेस्ट एम्प्लॉय कौन सा है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव जो हमारे वो हुआ एंड स्टूडेंट का एनकरेज अप्लाई। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको स्टूडेंट कर रहे हैं, मोशन बना रहे हैं और उनको एनकरेज करें कि हमारी जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए। आप लोग को इन्वाइट कर रहे हैं फॉर द जॉब ऑफ CA विद एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर। तो वो जो बंदे जो CA होंगे उनके पास 500 का एक्सपीरियंस होगा, उनको हम लोग बुला लेंगे, इन्वाइट करेंगे।
इट्स ऑब्जेक्टिव, रिक्रूटमेंट ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ पूल ऑफ पर्सपेक्टिव। इसमें क्या होगा, जो भी हाईली क्वालिफाइड, जो भी एक्सपीरियंस टीचर होंगे, ठीक है, जो सीए होंगे, जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो लोग क्या करेंगे, हमारे पास आएंगे, ठीक है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पूल में बहुत सारे के सारे जितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी बंदे आ सकते हैं हमारे पास जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है जी। हायर नंबर ऑफ पीपल, जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतना ही हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की, जितना उतना ही ज़्यादा हमें अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा, क्योंकि वो प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस से जाएगा, 10-5 के पेपर देकर पास होगा, तो हमारे पास उतना ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। वेरियस एक्टिविटीज़ प्रोसेस, अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट, कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं कैसे करेंगे, एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लेंगे, ठीक है, या इंटरनल प्रमोशन से लेंगे, या किसी के रेफरेंस से लेंगे, ये सब कुछ हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमें किस तरह से टेलीविजन पे नोट पे देना है, ठीक है, किस फॉर्म में हमें एडवर्टीजमेंट करनी है, वो सब कुछ देखेंगे, फिर हम लोगों को क्या करेंगे, इन्वाइट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है असेसमेंट ऑफ द वैलिडिटी। हम चेक करेंगे कि वैलिडिटी कितनी है जी। असेसमेंट ऑफ वैलिडिटी का मतलब हम बात करें कि जो भी हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो वैलिडेबल है कि नहीं है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ हम चेक करेंगे वैलिडिटी के हिसाब से कि कौन सा उसका पेपर कराना है, कौन सा पेपर कंडक्ट करवाना है, कौन सा पेपर में एग्जाम पर कौन से उसमें स्टेप्स होंगे। उसके बाद है कि चूजिंग अ मोस्ट सुटेबल। रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही होता है, वो है चूजिंग द बेस्ट, जो सबसे बेस्ट होगा उनमें से 100 बंदे अगर मतलब मैंने मेरे पास जॉब निकाली, 250 लोगों ने फॉर्म भर दिया, 1000 लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो उसमें सबसे बेस्ट जो भी होंगे हम क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। नेक्स्ट पॉइंट है इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द प्रोस्पेक्टिव एंड फॉर द वैकेंसी। हम यहाँ पे क्या रिक्रूटमेंट पे हम इनवाइट कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिव, जो भी अपनी इच्छा से जो भी चाहता है जॉब करना चाहता है, वो अपना आमंत्रण जो हम कह सकते हैं कर सकता है, हमारे पास अप्लाई कर सकता है। इसमें प्रॉपर फॉर्मेट होगा, उसमें कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, एक्सेल फाइल भी कर सकते हैं, या नॉर्मल फाइल होती है, फॉर्मेट होता है, उसको फॉर्म को फिल करना होता है, और वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद हम उसको हमको बुलाएंगे और पेपर कंडक्ट कराएंगे, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। डिपेंड करता है कि किस टाइप पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का पेपर ले रही है, उस हिसाब से उसके प्रोसेस होंगे। पूरे जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उसको फॉलो करके जो सबसे बेस्ट होगा उसको निकाल दिया जाएगा, उसको रख लिया जाएगा, बाकी बंदों को जय माता दी घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम आइए, क्योंकि आपकी इस टाइम पे आप हमारे जो कंपनी के पैरामीटर्स है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो, और जो कर लेंगे वो क्वालिफाइड होंगे, उनको जॉब पे रख लेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जल्दी से इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं सिलेक्शन, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट टाइप करते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है कि सिलेक्शन कब स्टार्ट होगा, जब रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगा, मतलब डेट होती है, जैसे मान लो 15 तारीख से अप्लाई करना है 20 तारीख तक, जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना फॉर्म भर दें। जैसे ही 20 तारीख खत्म होगी, क्लोज हो जाएगा, कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा, उसके बाद अब क्या होगा, हम कह सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, ठीक है, बिगिन विद द एंड ऑफ रिक्रूटमेंट। जब रिक्रूटमेंट एंड हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। सिलेक्शन प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें होता है क्या, चूजिंग द बेस्ट। जितने भी अगर बात करें जिन लोगों ने अप्लाई करा है, जो लोग भी हम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जो अप्लाई करके हैं, हमारे पास जो भी पूल में आ चुके हैं, जो भी हमारे हम कह सकते हैं हमारे डेटा में आ चुके हैं हमारे लोग, हम क्या करेंगे उसमें से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सबसे बेस्ट। जिन लोगों ने जो भी जॉब के लिए अप्लाई करा उसमें से हम जो सबसे बेस्ट होगा उसको क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ बंदों के रिक्वायरमेंट्स हैं, मैन पावर रिक्वायरमेंट्स हैं, हम क्या करेंगे उतने बंदों को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। हमेशा जैसे मान लो कि 50 बंदे का रिक्वायरमेंट है तो हम 250 बंदे सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट राउंड में, फिर नेक्स्ट राउंड में 150 बंदे होंगे, उसके बाद फिर 100 बंदे होंगे, फिर 50 बंदे आएंगे। तो हम क्या करते हैं, ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसमें हम अपनी एक्टिविटी को डिवाइड कर देंगे कि कैसे कैसे हमें इनका पेपर को कंडक्ट। तो जो भी हमारी एक्टिविटी होगी हम क्या करेंगे वो डिवाइड कर देंगे और हम ऐसे सिलेक्शन कर देंगे। अगर हम बात करते हैं तो कई सारे सिलेक्शन में अगर हम बात करें स्टेप्स होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले हम बात करें कुछ स्टेप्स लिखे हुए, वैसे क्वेश्चन पूरा आएगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस में पहला आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सबसे पहले हम फॉर्म देखेंगे कि बंदे ने अप्लाई करने करा, जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ देखेंगे। उसके बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा, जो बंदा जिस जॉब के लिए है उसका जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसका टेस्ट लेंगे। उसके बाद बंदे का इंटरव्यू लेंगे फेस टू फेस हम कह सकते हैं। उसके बाद उसका रेफरेंस चेक करेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे, कहाँ से है, किसने उसको भेजा है, कोई मतलब उसका कोई ऐसा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं है, उस पर कोई केस पेस तो नहीं है, हम ऐसे चेक करते हैं। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर मान लो कोई डिफेंसिव जॉब है जहाँ पे लगता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो रिक्वायरमेंट है तो प्रॉपर उसका मेडिकल चेकअप भी होगा, जिससे कोई तरह की बीमारी तो नहीं है या कोई तरह का रोग तो नहीं है जिससे हमारी एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद क्या करें, उसको हम जॉब ऑफर कर देंगे। जो भी इसके लिए जॉब उसने अप्लाई करता है, सिलेक्शन हो गया, उसको जॉब ऑफर कर देंगे। जब उसको जॉब ऑफर करके क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमें
हम क्या करेंगे, उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर है, जो भी हमारा टर्म्स एंड कंडीशन होगी एम्प्लॉयमेंट की, कि आपको ये काम करना है, आपको ऐसे काम करते सैलरी मिल जाएगी, आपका ये एक्टिविटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सब हम उसको देंगे। जब वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, उसको पूरा साइन कर देगा, तो वो फिर अपने पास जॉब में जा सकता है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो मैंने बताया आपको सिलेक्शन में होगा। सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल और रिलेशन के अंदर ये बहुत सस्ता होता है, इसमें हम जो भी हमारे रिलेशन में जो भी हम कह सकते हैं हमारे हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से जो अच्छे होंगे उनको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, उनको ट्रांसफर कर देंगे, प्रमोशन कर देंगे। एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल होगा थोड़ा खर्चीला होता है, टाइम भी बहुत लगता है, पैसा भी खर्च होता है सारे प्रोसेस करने के लिए। लेकिन इंटरनल में हमें चॉइस बहुत कम मिलती है, जो भी हमारे पास ऑलरेडी जो भी एम्प्लॉयड लोग हैं उसी में से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। पर एक्सटर्नल वाले में हमें वाइड वैरायटी मिलती है, हम वाइड वैरायटी के हिसाब से जो भी हमें पॉसिबिलिटी है कि हमें अच्छा जो भी है कैंडिडेट है या जो भी एम्प्लॉय है सबसे बेस्ट से बेस्ट हमें मिल सकता है। तो ये था हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। जल्दी से आप इसको देखिए, फिर हम आगे टॉपिक करते हैं, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक्स। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अगर हम बात करें प्लेसमेंट, इसका मतलब जिस बंदे को हमने जॉब पे रखा था, जिसका सिलेक्शन उसको हम प्लेस कर देंगे कि लो जी आपकी जॉब ये, आप यहाँ पे आके काम करो या आप काम आएंगे, ठीक है जी। जब उसको हम जॉब दे देंगे उससे पहले ये होता है कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय जाता है ऑपरेशन के अंदर, तो हम क्या करते हैं उसको मिलवाते हैं उनके जो बॉस हैं, ऊपर वाले जो सुपीरियर हैं उनसे, उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके नीचे काम करेंगे, उनके जो कलीग्स हैं उनसे मिलाते हैं, ताकि वो फेमराइज हो सके उन लोगों से, उनको थोड़ा शाई फील ना हो, ठीक है। अगर थोड़ा काटा काटा फील ना हो, मतलब वो अपने हिसाब से जो इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो क्या होता है कि हर कोई बंदा आसानी से फ्रीली बात कर पाता है कि ये नया बंदा है। नहीं तो क्या होता है कि कोई नया बंदा उसको बात पसंद नहीं करता या बात नहीं करता, थोड़ा कोई बंदे फील शाई करते हैं जिससे काम नहीं हो पाता। तो ओरिएंटेशन होता है, हर जगह पे ऐसा होता है कि जब आप किसी नई कंपनी में जाएंगे आपको मिलाया जाएगा, आपके लिए आपको भी कुछ दो मतलब बोलने का मौका मिलेगा एम्प्लॉइज़ के रिगार्डिंग कि मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ, मैं अपनी 100% दूंगा और मैं यहाँ पे सीखने आया, एक्सपीरियंस करने आया हूँ। तो लोग क्या करते हैं, आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे ताकि आप अपने काम को कर सकें। तो वही है प्लेसमेंट का। मतलब अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय को क्या करेंगे, जॉब दे दी कि जिस जगह पे जिस पोस्ट के लिए बंदे को सिलेक्ट किया गया, हमने क्या करा उसको पोस्ट दे दी, मतलब उसका प्लेसमेंट कर दिया। नेक्स्ट था ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जो भी न्यू सेलेक्टेड एम्प्लॉय है उसको बताना अपने सुपीरियर से, सबऑर्डिनेट से और जो कलीग्स हैं उनको फैमिलाइज कराना, उनको बताना कि ये नया बंदा है जी, काम पे आया जी, और उनको बताना कि ये हमारे बॉस है, ये आपके नीचे काम करेंगे, इनको अगर आपको फाइल चाहिए आपको राउंड देगा, ये देगा वो देगा, उस हिसाब से क्या करेंगे एम्प्लॉय को ओरिएंटेशन कराएंगे, ठीक है। एंड ताकि एम्प्लॉय को रूल्स जो पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी हैं उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को घुमाएंगे कि ये यहाँ पे ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट है, तो आपको जो भी काम करना है तो आप इन डिपार्टमेंट्स में जाके काम कर सकते हो, ताकि वो दूसरे बंदे से उसको कोई काम हो तो वो पूछ सकें, उसको कोई तरह की डिफिकल्टी राइज ना हो और वो उसका जो काम है वो स्मूथ वे में हो। इसलिए हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन कराते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट प्लेसमेंट ओरिएंटेशन। फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जल्दी से इसको एक बार देखिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पहली बात हम बात करें ट्रेनिंग जो शॉर्ट टर्म होती है, इस टाइम की होती है 2 साल के 3 साल के लिए, कि आप कोई काम सीख रहे हो तो उसका ट्रेनिंग है वो आपको सिखाया गया। डेवलपमेंट इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस, जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपकी लाइफ चल रही है, जब तक आप काम कर रहे हो, आपको ऑटोमेटिक विकास होता रहेगा। विकास का मतलब है हम बात करें आपके एक्सपीरियंस को गेन करना ही डेवलपमेंट का पार्ट है। तो डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है और ट्रेनिंग उसका पार्ट है, ध्यान रखिए, ठीक है जी। ट्रेनिंग का मतलब है कि डिफाइन द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे बंदे के एटीट्यूड लेवल को, उसकी स्किल को, उसकी एबिलिटी को हम एम्प्लॉय की क्या करेंगे, जो भी स्पेसिफिक जॉब है, जो भी वो काम कर रहा है उसमें हम क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, ताकि वो क्या करें, कुछ इंप्रूव करें अपनी परफॉर्मेंस में, ताकि अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दें। ट्रेनिंग इज वेरी नेसेसरी to increase the we can say that increase the ability को बढ़ाने के लिए, एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, उसकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, देनी पड़ती है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, कई सारे ट्रेनिंग रूल्स भी आते हैं जो लोगों को ट्रेन करते हैं, ताकि वो बंदा जो है जल्दी से एक्वायर कर सके जो भी स्पेसिफिक स्किल है और वो उस काम में माहिर हो सके, ठीक है जी। एंड डेवलपमेंट का मतलब है रेफर टू प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय के रिगार्डिंग है कि एम्प्लॉय का स्किल बनाना, उसकी कॉम्पिटेंसी बनाना, और वो भी जो भी है ताकि वो फ्यूचर में जो भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको हैंडल कर सकें, उनको सॉल्व कर सकें, ऑल ओवर विकास हो सके।
इट इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ, एक बंदे का जो भी इंडिविजुअल बंदा है उसकी ग्रोथ होनी चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी एक्सपेक्ट, लाइक पर्सनैलिटी वाइज, ठीक है, चाहे वो मेजोरिटी लेवल पॉइंट से हो, ठीक है, हर लेवल पे। डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, कई सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं, और ट्रेनिंग उसका पार्ट है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रेनिंग इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म एंड डेवलपमेंट इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जिससे अगर हम मान लो बात करें मानव विकास, हमारे इनिशियल विकास का डेवलपमेंट है लॉन्ग टर्म, जब तक हम लोग जिंदा है हमारा विकास होता रहेगा, हमारी बॉडी में डेवलपमेंट होता रहेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे। पहले हमारी बोन्स होगी, मसल्स बढ़ेंगे, उसके बाद बियर्ड आएगी, फिर वाइट बियर्ड आएगी, ठीक है। तो हमारा डेवलपमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी एबिलिटी, हमारी सोचने की एबिलिटी, वो सब कुछ क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो इसीलिए हम कहते हैं डेवलपमेंट है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है जी। तो ये था हमारा पॉइंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसको जल्दी देखिए, फिर हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस अप्राइजल। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, परफॉर्मेंस अप्राइजल। परफॉर्मेंस का मतलब है वही परफॉर्मेंस की, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर हम बात करें, मान लो रेगुलेशन में बंदे ने आज ज्वाइन करा, 2 साल बाद अगर वो कह रहे हैं कि मेरी सैलरी इंक्रीज करो या मेरे को इंसेंटिव बनता है, मेरे को अच्छी सैलरी ऑफर करो, तो एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय क्या करेगा, चेक करेगा एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की, पहले वो क्या काम करता रहा, आज वो क्या काम कर रहा है। अगर लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, वो हमारे लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, हमारे लिए जाते हैं उधर, तो एम्प्लॉय की सैलरी को इंक्रीज किया जाएगा, उसको अच्छे बोनस, उसको कमीशन, मतलब अच्छे इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो दिस इज काइंड ऑफ इवैल्यूएटिंग। हम बात करें यहाँ पे एम्प्लॉय की, तो इवैल्यूएशन की रहेगी, उसकी करंट परफॉर्मेंस, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपेयर किया जाएगा कि पहले वो क्या काम करता है, आज क्या काम करता है। अगर उसमें इंप्रूवमेंट आएगी तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। इट इज़ आल्सो नोन एज मैनी रेटिंग, कि एम्प्लॉय की रेटिंग कैसी है, ठीक है, पहले वो कैसा काम करता है, उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम उसी स्टैंडर्ड की बॉडी क्या करते हैं, चेक करते हैं कि पहले एक्टिविटी ये करता रहा, अब इसकी परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम ये एक्टिविटी कर रहा था, अब ये एक्टिविटी में हम क्या करना है, यहाँ पे टास्क देंगे, टास्क वाइज देखेंगे इन्हें मेजर कौन कौन से क्लाइंट्स को हैंडल करा है, उसको मैंने को कितने प्रॉब्लम्स ने सॉल्व करे हैं, कितने केसेस ने सॉल्व करे हैं, ठीक है जी, कितना टाइम लगाया है, ठीक है, जिसमें पहले 5 में लगा था, 6 में लगाता है, अब वो 2 में लगा रहा है, फिर 3 में लगा रहा है, और 15 डेज में केस सॉल्व कर रहा है। तो उस हिसाब से क्या करेंगे, हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, ठीक है। दिस अप्राइजल, इसको हम ये चेक करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, 6 मंथली हो सकता है या साल के एंड की बात दे सकते हैं, मंथली दे सकते हैं। इट विल डिपेंड कि ऑर्गेनाइजेशन किसके हिसाब से परफॉर्मेंस अप्राइजल को चेक कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्राइजल से ही बंदे को प्रमोट किया जाएगा, उसको ट्रांसफर किया जाएगा, उसको हाई लेवल जॉब इंट्रोड्यूस की जाएगी, उसका प्रमोशन किया जाएगा, वो सब उसकी परफॉर्मेंस पे ही बेस्ड होगा। तो ये था हमारा टॉपिक परफॉर्मेंस अप्राइजल, ठीक है। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं करियर प्लानिंग, ठीक है। प्रमोशन करियर प्लानिंग मतलब प्लान करना उसके करियर के बारे में कि एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है। तो ये एचआर का काम होता है, एचआर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का काम होता है डिपार्टमेंट का। तो क्रिएशन चाहते हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रमोशन, उनका ट्रांसफर वो अच्छा काम करे। अगर उनको हम प्रमोट नहीं करेंगे तो जॉब छोड़ देंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, अपने लिए अच्छा काम नहीं करेंगे, उससे क्रिएशन को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो करियर प्लानिंग मीन्स प्रमोशन होगा, उससे प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा और डिमोशन होगा। मतलब बंदा अच्छा काम है, इसको हम क्या करेंगे, डिमोटिवेट करके नीचे ला देंगे नीचे, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ाते हैं तो परफॉर्मेंस को नीचे घटा देंगे। जब बंदा काम नहीं कर पा रहा, सीख नहीं पा रहा, तो क्या करेंगे, उसको नीचे लेवल पे सौंप देंगे ताकि वो उस काम को सीख सके और दोबारा से फिर वो हेल्प कर सके। क्योंकि डीमोटिवेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ अ मोटिवेशन, क्योंकि जब हम किसी बंदे को डीमोटिवेट करेंगे ताकि उसके अंदर स्पिरिट की भावना बढ़ेगी और उसकी हम कह सकते हैं भावना जगेगी और वो अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और वो अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑन द पर्सन, मतलब बंदे को जज किया जाएगा उसकी परफॉर्मेंस और प्रेजेंट अकॉर्डिंगली कि किसका प्रमोशन करना है, किसका ट्रांसफर करना है। प्रमोशन अगर हम बात करें, इसका नाम है ट्रांसफर, इसका नाम मूविंग द एम्प्लॉय। हमने एक एम्प्लॉय को क्या करना, मूव कर दिया एक हाई जॉब पे, एक लो लेवल जॉब से एक हाई लेवल, मैंने उसको प्रमोट कर दिया, एक स्टार लग गया, एक स्टार था 2 स्टार 3 स्टार लग गया, मतलब हमने स्टार ऐड कर दिया, जिससे क्या हुआ उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको आगे भेज दिया गया। इसका मतलब उसको हाई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसको ज़्यादा फैसिलिटी सामान दे दिया, उसको ज़्यादा फैसिलिटीज ऑफर कर दिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रमोशन। एंड ट्रांसफर का मतलब शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय, मतलब हमने क्या करा, एक बंदे को शिफ्ट कर दिया एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में, पर यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर यहाँ पे था दिल्ली से बॉम्बे चलेगा, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टेटस वाइज कोई चेंज नहीं आया, उसकी सेम सैलरी है, सेम इंसेंटिव है। ट्रांसफर में ऐसा क्यों करना है, ताकि वो जो बंदा है वो हर काम में माहिर हो जाए, हर काम को सीख ले, एक्सपीरियंस हो जाए, उसको हर तरह के मल्टीपल काम है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस बंदे को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कि ठीक है जी अब आप ऐसा करिए, उस डिपार्टमेंट में जाइए और वहाँ पे काम करिए, वहाँ पे सीखिए, नया काम सीखिए। इससे एम्प्लॉय का विकास होता है, एम्प्लॉय डिफरेंट टास्क में हम कह सकते हैं अच्छा हो जाता है, निपुण हो जाता है।
और ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से उस एम्प्लॉय को ट्रांसफर पर प्रमोशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। ठीक है जी, तो जल्दी से पॉइंट लिखिए, फिर हम लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका। हमारा जो पॉइंट है कंपनसेशन, उसके बाद ही हमारा टॉपिक पूरा एंड हो जाएगा स्टाफिंग प्रोसेस। लो जी, लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब मुआवजा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा काम कर रहा है उसको सैलरी दी जाएगी, बोनस दिया जाएगा। कोई बंदा फ्री में काम करता नहीं है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट्स हैं हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको सही फेयर रेम्युनरेशन दे, जो भी उसका पैसा बनता है उसको पैसा पे करें। ठीक है, ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव पूरा कर सके, अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सके और अच्छी लाइफ जी सके। इट मीन्स दैट नन ऑफ फॉर्म्स, यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ पेमेंट आएगी कि जो भी पेमेंट्स और रिवार्ड्स जो दिए जाएंगे एम्प्लॉय को वो होगा इट सिंपली मीन दैट फिक्सिंग द रेम्युनरेशन। हमने क्या अपनी सैलरी फिक्स कर दी ऑन द बेसिस, मतलब जो भी एम्प्लॉय ने अपनी सर्विस दी है अपने एम्प्लॉयर को, उसके बेसिस पे जो भी उसकी सैलरी फिक्स्ड है हम उसको वो सैलरी देंगे। इट इंक्लूडिंग दैट करेंसी पेमेंट्स लाइक सैलरी, वेजेस जो हमें होती है सैलरी और वेजेस। सैलरी मीन्स मंथ में एंड पे दी जाएगी, वेजेस में रोज की दी जाएगी, दिहाड़ी दी जाएगी उस बंदे को उसके काम के प्रति जो भी वो काम कर रहा है कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। उसके बाद इसमें कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स भी होती है, जैसे बोनस हो गया, कमीशन हो गया। ठीक है, उस तरह के और कई सारे परपोर्टेज होते हैं, बेनिफिट जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा। दिस इज काइंड ऑफ नॉन कैश पेमेंट्स, नॉन वेजेस पेमेंट्स जो दी जाएगी, बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा, ताकि वो हाईली मोटिवेट रहे, अपना एम्प्लॉय के प्रति लॉयल रहे और अपना अच्छा काम करें। क्योंकि जब तक हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करें तो सैलरी के लिए काम कर रहा है, अगर उसको अच्छी सैलरी मिलेगी तो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम करेगा, हमारे लिए काम करेगा, हमारी सारी बातों को मानेगा और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से अपना कंट्रीब्यूशन भी देगा। अगर मान लो हम किसी एम्प्लॉय को सही सैलरी नहीं दे रहे, से वैसे काट रहे हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, वो अपना एफर्ट भी नहीं मानेगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ या ऑटोमेटिक फॉल हो जाएगी और उसका इफेक्ट जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा पॉइंट आज जो स्टाफिंग प्रोसेस था, इसमें पूरा हम कवर कर चुके हैं। हमारे टोटल 8 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए, ये मैंने सारे कवर कर दिए हैं। उससे पहले मैंने टॉपिक करता है इंपॉर्टेंस प्रायर और स्टाफिंग की डेफिनेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। बाकी जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में